चैप्टर है क्लास 8 का इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो जैसा कि एनसीईआरटी हमेशा करती है, पहले एक छोटी सी स्टोरी बताएगी, उसके बाद चैप्टर पर आएगी। इस मेथड को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल की ओर जाना। तो आपने कभी ये सोचा है, फैक्ट नोट किया है अपनी नोटबुक में, ठीक है ना, कि आप राइटिंग के लिए जो यूज़ करते हो, राइटिंग के लिए आप यूज़ करते हो पेंसिल, वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू आती है। आपको डायरेक्ट पेड़ से मिलती नहीं है पेंसिल कि आपने डायरेक्ट पेड़ से काटी और आप लिखने लग गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी एक लाइफ एक स्टार्ट होती है पार्ट से, किससे? ट्री के पार्ट से, यानी कि पेंसिल का बनना शुरू होता है किससे? ट्री के एक पार्ट से, जिसको आप कट डाउन करते हो, उसका जो पल्प मिल होता है उसे पल्प मिल के अंदर भेजते हो, यानी कि पहले उस लकड़ी को काटोगे, पल्प मिल होगी, पल्प मिल के अंदर उस लकड़ी को भेजोगे, वो क्या करेगी? उस ट्री की वुड को यूज़ करेगी और फिर उसको वुड पल्प में कन्वर्ट करेगी। फिर वुड पल्प के अंदर बेटा केमिकल को मिक्स किया जाएगा और फिर फाइनली उसको पेपर में मशीन के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आप जिस पर लिखते हो, जो कि पेपर होता है, वो आपका सिंपल आपको नहीं मिलता, बल्कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू आता है आपके पास में। ठीक है, तो पेपर जो होता है, आपने देखा होगा, आप पेपर पे इंक से लिखते हो, ठीक है ना, जो कि ये केमिकल है, जो आप केमिकल की मदद से ही पेपर के ऊपर लाइनिंग्स आती हैं बेटा, है ना। पेपर होता है, लाइनिंग वाले पेपर्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा, मैथ की नोटबुक पे अलग अलग तरीके की लाइनिंग होती है, इंग्लिश की नोटबुक पे अलग तरीके की लाइनिंग होती है, हिंदी की नोटबुक पे अलग तरीके की लाइन होती है। तो ये पेजेस जो होते हैं, इन सबको बाउंड किया जाता है, फिर एक नोटबुक में कन्वर्ट किया जाता है, पैक किया जाता है, फिर मार्केट के अंदर इसको बेचा जाता है, तब जा करके तुम लोगों के हाथों में आती है फाइनली। ठीक है ना। तो बेटा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, जहाँ पर आप रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में बदल देते हो, और प्रोडक्ट में बदलने के बाद वो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो जाता है। अगर आपको कोई वहाँ से फॉरेस्ट से जा करके लकड़ी काट करके दे दे और बोल दे कि लो, क्या तुम उसे यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, वो वैल्यूबल है नहीं है वैल्यूबल। उसको वैल्यूबल कौन बनाता है? इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू उसको वैल्यूबल बनाया जाता है। ठीक है ना। सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में क्या होता है? हम अपने रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए वैल्यूबल होता है, वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, यानी वो उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने पल्प में देखा, पल्प इंडस्ट्री ने पल्प को किसमें बदल दिया? पेपर में बदल दिया। पेपर को किसमें बदल दिया? नोटबुक में बदल दिया। तो दो स्टेज हुई, पहली तो पल्प से किसमें? नोटबुक में, सॉरी पेपर, जहाँ से फॉरेस्ट से आपकी जो वुड आई, वुड से किस में बदला? उसे पेपर में बदला, फिर पेपर से किसमें बदला? नोटबुक में बदला। तो दो प्रोसेस के थ्रू आया है। तो पेपर बेटा पल्प से बना, और आप देखो कपड़े जो होते हैं आपके कॉटन से बनते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट तुमसे बोल दे कॉटन को, तो कॉटन क्या तुम यूज़ कर पाओगे? बॉडी पे चिपकाओगे थोड़ी नहीं है उसको। तो कॉटन कब यूजेबल है? जब वो क्लोथ में कन्वर्ट हो जाए। और क्लोथ में कन्वर्ट कहाँ होगी? वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू से कन्वर्ट किया जाएगा। तो जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है रॉ मटेरियल के मुताबिक। आप बेटा मार्केट से कॉटन खरीदने जाना, ठीक है ना, 1 kg खरीद लेना, कोई बात नहीं, 1 kg कॉटन खरीदना और एक कपड़ा खरीदना, दोनों की वैल्यू में बहुत अंतर हो। जबकि वो कपड़ा कॉटन से ही बना है, लेकिन दोनों की वैल्यू में अंतर है, क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूबल है, आप उसे यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट। ठीक है ना। और कॉटन उतना ज़्यादा आपको, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमेशा आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट से हमेशा कम ही होगी, और फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट हमेशा आपके रॉ मटेरियल के कॉस्ट से ज़्यादा होगी, उसी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट से ज़्यादा होगी जिससे मिलकर के वो बनाए। तो इंडस्ट्री क्या होता है बेटा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर आपका जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। मिनरल्स को निकालना, ये भी आपका इंडस्ट्रीज़ में आता है। बड़ी बड़ी खाने होती है ना, खाने उनमें से मशीन्स की मदद से आप मिनरल्स को बाहर निकालते हो, वो भी आपका इंडस्ट्री का ही पार्ट होता है। ठीक है, सर्विसेज भी आती हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी बात, आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपने सुनी होगी, जिसमें बहुत सारे आयरन स्टील क्या करती है? आयरन और स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री आपने सुनी होगी, जिसमें से कोल को निकाला जाता है ज़मीन से बाहर। टूरिज्म इंडस्ट्री सुनी होगी, जिसमें आप जो व्यक्ति होता है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज में क्या होता है? इंसान, जैसे बाहर का इंसान है, इंडिया के बाहर का इंसान है या किसी अदर स्टेट का इंसान है, घूमने के लिए, उसे नहीं पता ये चीज़ क्या है, किसने बनवाई है, इसे कैसे घूमना है, कौन कौन से इसके गेट है, यहाँ से जाएंगे तो कहाँ से निकल करके आएंगे। तो ये सब बताने वाला एक व्यक्ति होता है वहाँ पर, जो टूरिज्म की सर्विस दे रहा होता है। ठीक है ना, वो बदले में उनसे पैसा लेगा, लेकिन उनको उस चीज़ की पूरी जानकारी देगा, उनको पूरा घुमाएगा, पूरा रास्ते बताएगा, सब कुछ उनको बताएगा, मेंटेन करेगा, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ से क्या होगा, खाना पीना सब उनको बताएगा। वो एक सर्विस दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इंडस्ट्री को हमने क्लासीफाई किया है बेटा, रॉ मटेरियल के बेस पे किया है 2, एक तो एग्रो बेस्ड, 3 है, एक मिनरल बेस्ड, ठीक है, एक मैरिन बेस्ड। एग्रो बेस्ड ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें रॉ मटेरियल के तौर पे क्या यूज़ होता है? रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है प्लांट या एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट।
या तो लकड़ी मिलेगी प्लांट के। एनिमल से एनिमल का बॉडी का कोई पार्ट यूज़ कर सकते हैं बेटा हम, ठीक है, जैसे आपको पता है वूल हम इस शीप से यूज़ करते हैं। तो अगर हम ऐसे प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं जो कि या तो हमें प्लांट से मिल रहे हैं या फिर हमें एनिमल से मिल रहे हैं, तो वो ऐसी इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। इसके अंदर आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है, वेजिटेबल ऑयल आता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, डेयरी प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री आती है, लेदर इंडस्ट्री आती है। सारी इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जिनमें रॉ मटेरियल के तौर पर क्या यूज़ होता है, प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए गए प्रोडक्ट। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बेटा ऐसी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे क्या यूज़ होगा, मिनरल के ओर्स यूज़ होंगे, ठीक है ना, जिससे कि अब ये इंडस्ट्री हमेशा बेटा किसी और अदर इंडस्ट्री में जाकर के फीड का काम करती है, किसी और अदर इंडस्ट्री में जाकर के हथियार का काम करती है। इस इंडस्ट्री में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, उन मिनरल्स को हम किसी और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं केमिकल्स बनाने के लिए, कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये क्या कर रही है, दूसरी इंडस्ट्री में जाकर के फीड का काम कर रही है, FEED फीड का काम कर रही है। तो आयरन आप आयरन ओर से निकालते हो, तो आयरन ओर से जहाँ पर आयरन ओर को निकाला जा रहा है वो तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी, और जहाँ पर आयरन ओर को निकाल करके भेजा जा रहा है, जहाँ पर आयरन ओर को यूज़ किया जा रहा है वो दूसरी इंडस्ट्री होगी। तो जो पहली आपकी इंडस्ट्री थी जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ आयरन ओर में से आयरन को निकाला, तो वो आपकी इंडस्ट्री अलग है, और जहाँ पर आयरन को यूज़ करो इंडस्ट्री अलग है। तो पहली इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी तो प्रोवाइड करा रही है, तो वो भी क्या होगी, उसको फीड का काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप बड़ी बड़ी मशीन बना रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, बहुत बड़े बड़े रेलवे के कोचेस बना रहे हो, तो ये सब आपकी किस में आ जाएगी बेटा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाएगी। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री सिंपल है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जहां पर आपको समुद्र से या किसी सी से मिलने वाले जो प्रोडक्ट है उनको आप रॉ मटेरियल की तरह पे यूज कर रहे हो, तो वो आपकी मरीन बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। जैसे कि फिशिंग ऑयल है ना, सी फूड है आपका, बहुत से लोग फिश खाते हैं, है ना, तो फिश से मिलने वाला ऑयल होता है, तो डायरेक्ट हमें तो फिश तो हम घर पे लेके नहीं आते, उसका ऑयल निकालने के लिए हम डायरेक्ट फिश का ऑयल लेकर के आते हैं। तो कहीं तो फिश का ऑयल बनता होगा, जहाँ पर वो बनता होगा, जहाँ से फिश में से फिश का ऑयल निकाला जाता होगा, वो आपकी मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होगी, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बेटा जहाँ पर आप फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हो, जैसे कि पल्प है, पेपर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये सब आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। तो हमने बेटा 4 तरीके की इंडस्ट्री पढ़ी रॉ मटेरियल के बेस पे। पहली मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, पहली मैंने आपको इंडस्ट्री कौन सी वाली बताई थी, पहली बताई थी मैंने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरी वाली इंडस्ट्री मैंने आपको कौन सी बताई थी, मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री। तीसरी मैंने आपको बताई थी बेटा मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। चौथी मैंने आपको बताई थी फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो 4 इंडस्ट्री थी, किसके बेसिस पर, आपके प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के बेसिस पर। उसके बाद आपका दूसरा टाइप क्या है बेटा, साइज का टाइप है। साइज का टाइप का मतलब क्या है, आपकी इंडस्ट्री का साइज कितना है। साइज कैसे पता चलेगा, कितने लोग वहाँ पे काम करने जा रहे हैं। 10 लोग जा रहे हैं तो छोटी होगी, 50 लोग जा रहे हैं तो थोड़ी मिडिल होगी, लाखों लोग काम करने जा रहे हैं तो और ज़्यादा बड़ी होगी। तो अब वहाँ पे लोग करने वाले, काम करने वाले एम्प्लॉयड कितने हैं और प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ऑब्वियसली बेटा 10 लोग जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा होगा, 20-25 लोग जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा होगा, लाखों लोग जाए तो और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो प्रोडक्शन के बेसिस पर, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर, और दूसरी बात क्या है आपका, लोग कितने एम्प्लॉयड है उसके बेसिस पर आपने इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करा है। पहली तो स्मॉल स्केल, दूसरी लार्ज स्केल। कॉटेज इंडस्ट्री और जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर आपको हैंड से काम करना होता है। आर्टिशंस वहाँ पे हाथ से काम करते हैं, जैसे वीविंग का काम कर रहे हैं, पॉटरीज को बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री सारी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। इनमें पैसा भी कम लगता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कम होता है कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स भी इनका कम होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है कैपिटल का यहाँ पे हायर होता है। टेक्नोलॉजी जो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मुताबिक थोड़ी सी कम सुपीरियर होती है, ठीक है। अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करोगे तो बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर यूज़ होती है। कहाँ पर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। सिल्क वीविंग इंडस्ट्री आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे बड़ी मात्रा में सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए कोकून्स को पाल करके सिल्क बनाया जाता है, सिल्क निकाला जाता है, ठीक है। दूसरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो भी आपकी सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है। और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो हैवी मशीन इंडस्ट्री, वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है, ठीक है। तो आपकी सिल्क वीविंग इंडस्ट्री और आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और आपकी ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली इंडस्ट्री और हैवी मशीन्स बनाने वाली इंडस्ट्री आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो एक तो पहला रॉ मटेरियल के बेसिस पर 4 थे, ठीक है। कौन कौन से 4 थे, एग्रो बेस्ड वाली, ठीक है, उसके बाद में मिनरल्स वाली, फिर मरीन वाली, फिर फूड वाली, ठीक है। साइज के बेसिस पे ओनली 2 ही है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल का एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्री, सिल्क वीविंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। और उसके बाद कौन सी थी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और आपकी लार्ज स्केल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और हैवी व्हीकल्स इंडस्ट्री या हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब बेटा ओनरशिप के बेसिस पे 2, प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप। सरकार की कंपनी है, पब्लिक ओनरशिप। प्राइवेट कंपनी किसी व्यक्ति ने खोल रखी है तो प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। 2 प्रकार की है। प्राइवेट में कोई एक व्यक्ति
ओन करता है, कोई भी ग्रुप भी ओन करता है। मान लो मेरे पास कम पैसे तो मैंने 4-5 अपने दोस्तों को मिला करके इकट्ठा करके पैसे और इंडस्ट्री खोली तो वो ग्रुप इंडस्ट्री हो जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकारी पैसा नहीं है उसमें, तो भी आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हो जाएगी। अगर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा लगाया गया है, तो वो आपकी गवर्नमेंट ओन यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हो जाएगी। एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है। एक और पार्ट होता है बेटा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों होते हैं, सरकार भी पैसा लगाती है और इंडिविजुअल भी अपना पैसा 50-50 60-40 ऐसा रेशियो होता है। 50% सरकार ने पैसा लगा दिया, 50% हम लोगों ने लगा दिया, 60% सरकार ने लगा दिया, 40% हम लोगों ने, 60% हम लोगों ने लगा दिया, 40% सरकार ने लगा दिया। ऐसी इंडस्ट्री कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में इंडिविजुअल्स भी होते हैं और सरकार भी होती है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, इसमें सरकार का पैसा भी है और इंडिविजुअल का पैसा भी है। एक बेटा कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होती है, ऐसी इंडस्ट्री होती है जैसे आपने आनंद मिल्क सुना होगा, आनंद अमूल नहीं है बेटा, ये आनंद मिल्क है, ठीक है ना, आनंद मिल्क सुना होगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड को ही शॉर्ट में करोगे तो अमूल बनेगा। अमूल की फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की फुल फॉर्म याद रखना बेटा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। सुधा डेयरी ये आपके कॉर्पोरेटिव वेंचर के पार्ट है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आपकी जो इंडस्ट्री को ऑपरेट और ओन्ड किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी जो लोग इस दूध को दे रहे होंगे, जो दूध अमूल इंडस्ट्री बना करके पैक्ड करके, जहाँ से कहीं से तो दूध आ ही रहा होगा, तो जितने लोग इसको दूध दे रहे होंगे वो सारे के सारे इस इंडस्ट्री का पार्ट है ना। और जहाँ पर ये पैकिंग वैकिंग हो रहा होगा वो लोग भी अलग ओन होंगे, तो इतने सारे लोगों का जो ग्रुप है ये होती है कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री, ठीक है। तो क्या बताई मैंने, इसकी फुल फॉर्म क्या बताई, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना होगा सुधा डेयरी। अब बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं कि हमें इंडस्ट्री कहाँ पर खोलनी चाहिए। पहली बात तो रॉ मटेरियल आसपास हो, जिससे बना, जैसे कि अगर आपका कपड़ा बना तो कॉटन आसपास ही होना चाहिए, नहीं कि तुम हिंदुस्तान में कॉटन बना रहे हो, पाकिस्तान से तुम इंडस्ट्री है और हिंदुस्तान में तो आपका कॉटन है, ऐसा नहीं, दूर नहीं हो, ज़्यादा पास में ही हो, अच्छी खासे लोग मिल जाए। बिना लेबर की इंडस्ट्री कभी नहीं चल सकती, लेबर होनी चाहिए, कैपिटल पैसा होना चाहिए भाई, मार्केट बेचने के लिए जगह होनी चाहिए, कहाँ पर बेचोगे, बना के अपने घर में थोड़ी ना रखना है। पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए खोलने के लिए, सबसे बड़ी बात ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गाड़ी वाड़ी चलती है, रोड वोड बने हो कि सामान को बेचा भी जा सके, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप इंडस्ट्रीज़ को बनाना चाहते हो। तो इंडस्ट्रीज़ के फैक्टर के बेस पे ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है। तो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री मैंने बताया, अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए बेटा, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, आपका पैसा, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल को ही मैं पैसा बता रही हूँ, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट हो, मार्केट हो, तो इंडस्ट्री जहाँ पर भी लोकेट होगी यहाँ पर ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो इंडस्ट्री को लोकेट करने का पॉजिटिव फैक्टर होता है, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडी देती है, जैसे कि बिजली कम पैसे में दे देगी, ठीक है ना, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को क्या मिले, प्रमोशन मिले, प्रमोट हो, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जा सके, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम कर देगी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देगी, यानी रोड खुद से बना के दे देगी, इस तरीके की हेल्प करती है वो इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है आपका, आपको इसमें इनपुट देना पड़ता है, उसके बाद फिर प्रोसेस होती है, तब आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। इनपुट में क्या आता है आपका, रॉ मटेरियल आता है, आपकी लेबर आती है, लैंड की कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्ट आता है, पावर आता है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, आपको बहुत बड़ी एक्टिविटी करनी पड़ती है, इसमें आपको रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बनाना पड़ता है, और आउटपुट जब आ जाता है तो एंड प्रोडक्ट मिलता है, उससे आपको बेच करके क्या मिलता है, पैसा मिलता है, उससे आपकी इनकम होती है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे कि इनपुट क्या होगा, कॉटन होगा, ह्यूमन लेबर होगा, फैक्ट्री होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। प्रोसेसिंग में क्या होगी, गिनिंग होगी, स्पाइनिंग होगी, ठीक है ना, स्पिनिंग होगी, वीविंग होगी, डाइंग होगी, प्रिंटिंग होगी, और आउटपुट में क्या होगी, शर्ट जो आप पहनोगे, ठीक है। तो 3 प्रोसेस होती है इंडस्ट्रियल सिस्टम में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इंडस्ट्रियल रीजन की बात करेंगे बेटा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपने देखेंगी एक दूसरे लोकेट करती हैं, काफ़ी क्लोज होती हैं बेनिफिट के। बहुत सारी इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड के अंदर, जैसे नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्ट और सेंट्रल यूरोप के अंदर है, ईस्टर्न यूरोप के अंदर है, ईस्टर्न एशिया के अंदर है। ये बेटा सारी इंडस्ट्रीज़ के जोन दे रखे हैं, ठीक है। ये ब्लैक जोन दिख रहे हैं ना आपको, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के जोन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन है, देखो अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखोगे तो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इधर देखो ऊपर बाहिया कोस्ट, ठीक है ना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, मॉन्टीवीडियो, है ना, इधर देखो वेस्ट में सैंटियागो, ब्यूनस एयरेस, लीमा, इक्वाडोर, ठीक है, काराकोस। उसके बाद ऊपर देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर एंग्लो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट, कितनी बड़ी बेल्ट है, एंग्लो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट। उसके नीचे देखो गल्फ कोस्ट, बीच में डेनवेर, इधर लॉस एंजल्स, सैन डियागो, दुजाना, सैन फ्रांसिस्को, वैक्यूमवर, सीटाइल, गल्फ कोस्ट। इधर देखो बेटा यूरोप में ऊपर पीटर्सबर्ग, मॉस्को, डॉनबस। अफ्रीका में देखो खार्तूम, नाइजीरिया, नैरोबी, डरबन, केप टाउन।
उसका रशिया में देखो यूराल, कुस्बिस, नीचे फरगना वैली, इधर आपके सऊदी अरेबिया के पास आसपास कुवैत, इराक, इज़राइल, कायरो, ठीक है। इंडिया में देखो गंगा वैली, मुंबई, चेन्नई, ऊपर चाइना में देखो मंचूरिया, बीजिंग, शंघाई, कोरिया, जापान, है ना, हांगझाऊ, हांगकांग, मनीला, जावा, ब्रिस्बेन, पर्थ, मेलबोर्न और सिडनी। दिखाई दे रही, सारे के सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्रीम कलर से हो रखा है पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो आपको पूरा क्रीम कलर से दिखाई दे रहा है पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ये मैप याद कर लेना अच्छे से, घर पे जाना 2-3 बार मैप को, एक ब्लैंक मैप लेना, उनमें रीजन को फिल करना, ठीक है। उसके बाद एकदम ब्लैंक पेपर लेना, खुद से पूरे को ड्रॉ करना, सारे रीजन को बिना देखे लोकेट करना, ठीक है। मैं पूछूंगी तो याद कर लेना अच्छे से। भारत के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे मुंबई है, पुणे क्लस्टर है, बेंगलोर और तमिलनाडु का रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है, गुड़गांव, दिल्ली, मीरठ रीजन है, कोल्लम और त्रिवंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं बेटा, इंडस्ट्रीज़ में कभी कभी बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट और डिजास्टर भी हो जाते हैं। 3 दिसंबर 1984 की बात है, सुबह के 12:30 बज रहे थे, ठीक है ना, 12:30 बजे का समय है। भोपाल के अंदर एक गैस ट्रेजेडी हुई थी जो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ठीक है ना। इस दिन क्या हुआ था, एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ था, इसमें बहुत ही भयंकर पॉइजनस गैस थी, इसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके साथ साथ हाइड्रोजन साइनाइड और कुछ और रिएक्शन प्रोडक्ट थे जो कि लीक हो गए थे इंडस्ट्री के अंदर, है ना। वो इंडस्ट्री क्या करती थी, पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, है ना, कार्बाइड के जो पेस्टिसाइड बनते हैं उन्हें बनाती थी। कम से कम 3598 लोगों की डेथ हो गई थी 1989 में। 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो अभी तक उन चीज़ों से सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ अंधे हो गए हैं, तो कुछ का इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, किसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया है, सारी चीज़ें वो अभी भी फेस कर रहे हैं। एक और इंसिडेंट हुआ था बेटा 23 दिसंबर 2005 को। हमारा वाला कब हुआ था, 1989 में, 1984 में हुआ था, सॉरी 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कहाँ हुआ था, भोपाल में, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड की जैसी गैस तो पेस्टल इंडस्ट्री से रिलीज हो गई थी 3 दिसंबर 1984 में। ये कब हुआ है, 2005 25 दिसंबर को। लेकिन ये कहाँ हुआ है, चाइना के गाँव क्यों में ब्लो आउट हुई थी ये गैस, ठीक है। वहाँ पे 243 लोगों की डेथ हो गई थी, 9000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे, 64,000 से ज़्यादा लोग को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था, बाहर निकाला गया था। और जो बहुत सारे लोग डेड, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जो कि दोबारा से एक्सप्लोजन के बाद बचे ही नहीं, मतलब वहीं के वहीं ख़त्म हो गए थे, ठीक है। कुछ की स्किन जल गई, किसी की आइस जल गई, किसी के लंग्स जल गए गैस की वजह से, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के ऐसे रिस्क जो हो रहे हैं इनको कम करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात, हमें वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए जो एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ से दूर इंडस्ट्रीज़ को लगाओ। दूसरी बात, पीपल जहाँ पर हैं इंडस्ट्री के अंदर रहने वाले, काम करने वाले, उनको पहले से ही बता दो कि ये टॉक्सिन है, ये हजार्डस सब्सटेंस है, इससे दूर रहें, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, उनको सारे प्रिवेंटिव मेजर्स बता दो। दूसरी बात, फायर वार्निंग सिस्टम, फाइटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करो, जिससे कि बाई चांस कहीं छोटी मोटी आग लगे तो आप उससे बुझा सको, जिससे कि आपके फायरिंग वाले तो काफ़ी लेट आ पाएंगे, उतने में आप अपने आप को सेव कर सको, ज़्यादा आग न लग पाए। तीसरी बात, टॉक्सिक सब्सटेंस को कम से कम स्टोर करके रखो, तभी लेकर के आओ जब यूज़ करना हो, उनको स्टोर करके मत रखो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है ना। ज़्यादा अमाउंट में उतना ही लेकर के आओ जितना यूज़ हो सकता है एक दिन में। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटी जो है इंडस्ट्री की, उनको इंप्रूव करो, यानी कि जो भी आपकी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन वगैरह निकल रहा है, कोशिश करो कि तुम उसको इंप्रूव कर पाओ, किसी और के भरोसे ना छोड़ो, उसे खुद से इंप्रूव करो, ठीक है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है बेटा, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को ये आप सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कहते हो। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो पहले नहीं थी लेकिन अब ग्रो कर रही हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वेलनेस, हॉस्पिटलिटी, इन सब के बारे में। ये आपकी सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब मेजर इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, ठीक है।